नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत सारा स्वागत है लोधई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं बीए थर्ड ईयर में एक और नए सब्जेक्ट के मॉडल पेपर की। जी हाँ दोस्तों, फटाफट आपकी यूनिवर्सिटी जिस स्पीड से आपके एग्जाम ले रही है ना, बिल्कुल मैं भी उसी स्पीड से आप लोगों को मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहा हूँ ताकि एग्जाम से पहले आप लोग अच्छे से तैयारी कर सके। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे समाज शास्त्र में जो हमारा एक सब्जेक्ट छूट गया था, सामाजिक जनांकिकी पर। जी हाँ, सामाजिक जनांकिकी वाले सब्जेक्ट पर आज मैं आपको 15 ऐसे प्रश्न देने जा रहा हूँ जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण साबित रामबाण साबित होंगे कुल मिलाकर। तो दोस्तों, अगर आप वाकई में चाहते हैं कि आपको एग्जाम के खतरे से पूरी तरह बाहर रहें, अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाई और आपके दिमाग में टेंशन भरी हुई कि सर पता नहीं एग्जाम में क्या होगा, सब्जेक्ट काफी टफ भी पड़ता है और बाकी हमने तैयारी भी नहीं की है ना, तो उस समस्या का खात्मा मैं आज के इस मॉडल पेपर के माध्यम से पूरी तरह करने जा रहा हूँ। तो अगर आप लोग वाकई में चाहते हैं कि एग्जाम में आप अच्छे नंबरों से पास हो, तो किसी भी रूप में इस मॉडल पेपर को स्किप मत कीजिएगा। तो बने रहें, मुश्किल से 10-15 मिनट, 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर मैं सेशन को कंप्लीट कर लूंगा, लेकिन आपको जरूरी है सेशन के एंड तक बने रहने की। आइए शुरुआत करते हैं आज के नए मॉडल पेपर की। मैं सब्जेक्ट बता चुका हूँ, 2026 के सभी एग्जामों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और एक बात और है, जो बच्चे इस साल नहीं बल्कि अगले साल देखने जा रहे हैं, 2027-28 में देख रहे हैं, अगर 28 तक कोई बदलाव नहीं हुआ आपके सिलेबस में, तो ये मॉडल पेपर समान रूप से उपयोगी रहने वाला है, क्योंकि इसमें जो प्रश्नों की जो क्वालिटी है वो बिल्कुल उसी प्रकार से मैं लेकर के यहाँ पर आया हूँ। चलिए, तो 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। लेते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, जनांकिकी क्या होती है? जनांकिकी डेमोग्राफी है ना, जनांकिकी क्या होती है? इसका पहले कलर चेंज कर लेते हैं कि रेड में रेड कलर थोड़ा मिक्स सा हो जाता है। चलिए, जनांकिकी क्या होती है, मैं जहां-जहां पर इसके कीवर्ड है वहां पर मैं अंडरलाइन करता चलूंगा ताकि आप लोग इससे है ना, इस समस्या से बाहर हो जाए। जनांकिकी क्या है, परिभाषा बतानी है और जनांकिकी के विषय क्षेत्र और इसके महत्व को समझाना है। तो कुल मिलाकर इस प्रश्न में आप लोगों से 4 टर्म पूछी गई है। ठीक है, तो जनांकिकी का मतलब क्या होता है, इसकी परिभाषा, अर्थ, परिभाषा, विषय क्षेत्र और महत्व, ये 4 कीवर्ड आपको पूरी तरह तैयार करना है इस प्रश्न के अंदर। ठीक है, आप चाहे कहीं से भी इसका उत्तर ले रहे हैं, कहीं से भी आप तैयारी कर रहे हैं, आपको इसका कंप्लीट इस प्रश्न में 4 टर्म पर वर्क करना है, 4 टर्म पर तैयारी करनी है। अब इसकी पीडीएफ आंसर कहाँ से मिलेंगे पीडीएफ के रूप में, वो भी मैं आपको सेशन के लास्ट में बताऊंगा। बिल्कुल सटीक रूप से हर प्रश्न का उत्तर एक सिस्टमेटिक तरीके से कितने शब्दों में लिखा होना चाहिए, किस सरलता के साथ लिखा होना चाहिए, वो सारी चीजें जो है मैं नोट्स के माध्यम से बताने वाला हूँ। आपको पीडीएफ नोट्स भी मिलेगी, लेकिन थोड़ी शांति बना करके लेक्चर को एंड तक एक बार जरूर देख लीजिएगा, उसके बाद में आपको सारी समस्याओं का सोल्यूशन हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जनांकिकी और समाजशास्त्र के बीच में संबंध। अब जब आप जनांकिकी और समाजशास्त्र के बीच में संबंध बताते हैं, तो हो सकता है एग्जाम में सिर्फ इतना ही प्रश्न आ जाए। तो आपको थोड़ा दिमाग से अलर्ट रहना है कि संबंध में आपको प्लस माइनस दोनों की बात करनी है, प्लस और माइनस दोनों की बात करनी है संबंधों के तहत। मतलब कि समानताओं की बात भी करनी कि दोनों में क्या समानता है और दोनों में क्या अंतर है, यानी असमानता है। इन दोनों क्षेत्रों पर आपको चर्चा करनी पड़ेगी। वहीं अगला प्रश्न है, जनसंख्या से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित करने के मुख्य विधियां कौन कौन सी है। ठीक है ना, तो जनसंख्या संबंधित जो आंकड़े होते हैं, आपकी जनगणना जो होती है ना, उस जनगणना की विधि कौन सी होती है, हम कौन सी विधि को अपनाते हैं, अन्य देशों में और कौन कौन सी विधि को अपनाया जाता है, या हम भी जो हम विधि को अपनाते हैं उसके अलावा कौन कौन से प्रोसेस है हमारे पास में जिन्हें हम अपना सकते हैं। तो उन विधियों की आपको यहाँ पर चर्चा करनी है। इसके अलावा जनगणना विधि का अर्थ क्या है, आपको उसका अर्थ बताना है और जनगणना विधि की प्रमुख विशेषताओं को बताना है। तो कुल मिलाकर के 3 टर्म आपसे इस प्रश्न में पूछी गई है। अगला प्रश्न है, माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत को सरल शब्दों में समझाइए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्या है, माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत क्लियर है। और इसके अलावा साथ ही नव माल्थसवाद क्या है और माल्थसवाद और नव माल्थसवाद के बीच में अंतर क्या है। तो माल्थसवाद का जो जनसंख्या सिद्धांत था वो समझाना है, साथ में इसके बाद में आपको पॉइंट नंबर 2 में इसको इंक्लूड करना है नव माल्थसवाद को, और इसको भी समझाने के बाद में फिर दोनों में आपको अंतर बताना है एक टेबल बना करके। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न है, अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है, किसके द्वारा दिया गया है, पूरा वर्णन यहां पर करना होगा, और मुख्य समस्याएं इसकी क्या क्या होती है बताइए, और साथ में स्पष्ट कीजिए कि यह सिद्धांत माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत से किस प्रकार बेहतर माना जाता है, यह भी आपको बताना है। तो अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत क्या है, इसकी विशेषताएं क्या है, इसकी मान्यताएं क्या है, साथ ही आपको यहां बताना होगा कि माल्थस के सिद्धांत से यह सिद्धांत बेहतर क्यों है,
क्यों अधिक लोगों ने इसको पसंद किया है, इसका रीजन आपको बताना होगा। तो 5 प्रश्न आपके यहाँ तक रेडी हो चुके हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जिनको नोट डाउन करना है, मैं साइट में होता हूँ बोर्ड से, उस समय वीडियो को पॉज करके और प्रश्न को नोट डाउन कर सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत। तो दोस्तों यहाँ कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत दिया था कार्ल मार्क्स ने। ठीक है, इस सिद्धांत को आपको अच्छे से कवर करना है। साथ ही अथवा में है कार्ल मार्क्स ने जो अतिरिक्त जनसंख्या का सिद्धांत बताया वह इसे सरल शब्दों में, तो ये अथवा वाला प्रश्न है, प्रश्न सेम ही है, उसकी भाषा परिवर्तित कर दी गई है। कुल मिलाकर के आपको कार्ल मार्क्स के अतिरिक्त जनसंख्या सिद्धांत को पढ़ना है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रजननता का मतलब क्या होता है, प्रजननता का, और इसको बढ़ाने या घटाने के कारण कौन कौन से होते हैं। प्रजननता क्या होती है, इसको घटाने या बढ़ाने के पीछे क्या कौन से कारण होते हैं, है ना, जिसको लेकर के सरकार नई नई योजनाएं लेकर के आती है ना। साथ ही प्रजननता को मापने के लिए कौन कौन सी विधियां इस्तेमाल की जाती है। तो कितनी टर्म दोस्तों यहाँ पर आप लोगों से पूछी गई है, 3 टर्म विशेष रूप से। कौन कौन सी, प्रजननता का अर्थ पूछा गया है, इसके कारण पूछे गए, कम ज्यादा करने के कारण। ठीक है, जैसे रूस हमेशा इसको बढ़ाने पर लगा रहता है क्योंकि वहां पर जनसंख्या कम होती जा रही है। भारत चीन जैसे देशों में इस पर नियंत्रण का प्रयास किया जाता है ना, क्योंकि यहाँ जनसंख्या निरंतर बढ़ती ही जा रही है। समझ रहे हो। तो यहाँ पर जो है ना, इसके कारण आपको यहाँ पर बताना है और इसको कैसे मापा जाता है वो विधि आपको बतानी है। ठीक है, अगला प्रश्न है मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर। ठीक है, अब मृत्यु दर में एक प्रश्न मैं आपको और दूंगा जिसमें शिशु मृत्यु दर की बात की जाएगी। मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर को प्रभावित करने वाले कारण कौन कौन से होते हैं और इसके आंकड़ों के लिए कौन कौन सी विधियां अपनाई जाती है। भाई मृत्यु दर क्या होती है, मृत्यु दर के पीछे है ना, मृत्यु दर कम या ज्यादा होती है उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं वो बताने हैं। साथ में मृत्यु दर को कैसे पता किया जाए कि मृत्यु दर ज्यादा हो रही है या कम हो रही है और कितनी हो रही है, ये कौन सी विधि के माध्यम से पता किया जाता है, ये आपको यहाँ पर स्पष्टता बताना है, चर्चा करनी है। क्लियर। अगला प्रश्न है शिशु मृत्यु दर से आप क्या समझते हैं, शिशु मृत्यु दर। अभी जो प्रश्न नंबर 8 और 9 है ना दोस्तों, इनमें से एक प्रश्न 110% क्लियरिटी के साथ में आना ही आना है, 110% आना ही आना है। रिस्क नहीं लेना है, इसलिए मैं दोनों प्रश्न आपके सामने रख दिया है मैंने, मृत्यु दर भी रख दी और शिशु मृत्यु दर भी रख दी। ठीक है, तो शिशु मृत्यु दर क्या होती है, प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। क्लियर है। चलिए अथवा वाला प्रश्न सेम है, भाषा अलग है। अगला प्रश्न है जनगणना का मतलब क्या होता है, जनगणना का, क्योंकि यदि भाई जनगणना आप सभी को पता है, सभी जानते हैं आप लोग, लेकिन किन शब्दों में लिखना है ये वहां पर डिपेंड करता है। जनगणना का मतलब क्या होता है, मैं साइड में हो जाऊंगा, नोट डाउन कर लीजिएगा। जनगणना का मतलब क्या होता है, भारत में आजादी से पहले हुई जनगणनाओं के बारे में संक्षेप में बताइए। कब, आजादी से पहले, स्वतंत्रता पूर्व जो जनगणना भारत में हुई है उनके बारे में आपको बताना है कि किस विधि के माध्यम से हुई थी, किस तरह हुई थी, सही हुई थी या नहीं हुई थी, वो सारी बातें। इसके अलावा भारतीय जनगणना में कौन कौन सी समस्याएं पाई गई है, इसे सुधारने के लिए क्या क्या सुझाव दिए जा सकते हैं। ठीक है ना, तो जनगणना क्या होती है, इसका मतलब क्या है, स्वतंत्रता से पहले जनगणना जो भारत में हुई थी उनके बारे में आपको बताना है। साथ में भारत में जो जनगणना होती है उसमें समस्याएं कौन कौन सी होती हैं और उन समस्याओं से हम निजात कैसे पा सकते हैं, वो उपाय भी आपको बताना है। अब नोट डाउन आप लोग कर सकते हो। ठीक है ना, नोट डाउन चलते वीडियो में नहीं हो पाएगा, नोट डाउन करना है ना, तो वीडियो को जैसे मैं साइड में होता हूँ बोर्ड से, आप पोज करके वीडियो को रोक करके और अच्छे से लिख लीजिए, फिर वीडियो को कंटिन्यू चालू कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है मध्य प्रदेश की जनसंख्या बढ़ने की स्थिति पर अपना विचार लिखिए। अब यहाँ पर पूरी तरह से आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं, लेकिन विचार कहाँ से आएंगे, जब आप किताब से अच्छे से पढ़ के जाओगे तभी आपके अच्छे विचार डेवलप हो पाएंगे, है ना। नहीं तो आप कुछ भी तो वहां लिख दोगे ना कि जनसंख्या, मध्य प्रदेश में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है भाई, इसका स्थिति है जनसंख्या की, बढ़ने की स्थिति क्या है, सही रूप से बढ़ रही है या फिर ज्यादा स्पीड से या कम, बहुत सारी बातें। राज्य में लड़के लड़के और लड़कियों का अनुपात कैसा है, ठीक है, जेंडर रेशो कैसा है ना, अनुपात, लड़का और लड़कियों का अनुपात कितना है। मध्य प्रदेश में पढ़ाई लिखाई साक्षरता की क्या स्थिति है, पढ़ाई लिखाई और साक्षरता की क्या स्थिति है। ग्रामीण और शहरों में रहने वाले लोगों का अनुपात कैसा है, समझाइए। तो यहाँ पर अलग अलग कीवर्ड आप लोगों से इस प्रश्न में पूछे गए हैं, कंफ्यूज मत होइएगा, एक एक कीवर्ड पर अच्छे से ध्यान दीजिए और बेहतर तरीके से इसको करने का प्रयास करें, हर एक कीवर्ड को कवर करने का प्रयास करें अपने उत्तर में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में लोगों की संख्या बढ़ने के कारण और इसके प्रभाव बताइए। भारत में जनसंख्या जो बढ़ रही है उसके पीछे कारण क्या है और बढ़ती जनसंख्या का क्या प्रभाव पड़ रहा है हर एक क्षेत्र में, उसे आपको बताना होगा। चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, सामाजिक क्षेत्र हो, शहरी, ग्रामीण, हर एक लेवल पर आपको इसकी तुलना करनी है। साथ ही जनाधिक्य का मतलब क्या होता है, जनाधिक्य का मतलब समझ रहे हैं ना आप लोग, अधिकतम अधिक जनसंख्या।
चलिए वही प्रश्न नंबर 13 है, जनसंख्या नीति क्या होती है, इसके उद्देश्य क्या है और लक्षण क्या है। साथ ही भारतीय राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के बारे में समझाइए। भारतीय राष्ट्रीय नीति 2000, ठीक है ना। प्रश्न नंबर 14 है, परिवार नियोजन और कल्याण क्या होते हैं। परिवार नियोजन और कल्याण, ये योजनाएं क्या है, इनके बारे में समझाना है। इसके उद्देश्य कौन कौन से हैं और भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कितना सफल रहा है, इसका मूल्यांकन कीजिए, ठीक है ना। तो परिवार नियोजन क्या होता है, उद्देश्य क्या है, क्यों परिवार नियोजन लाया जाता है सरकार के द्वारा, और भारत में परिवार नियोजन की स्थिति क्या है, आपको ये बतानी है, सफल रहा है या असफल रहा है, ठीक है ना। और आखिरी का प्रश्न है, 15 नंबर का प्रश्न है, अभी जाना नहीं है, रुकना है अभी, क्योंकि मैं अभी आपको 10 प्रश्न का एक और धमाका देने वाला हूं, लघु प्रकृति वाले प्रश्नों का। आप सभी जानते हैं, अगर लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहे हैं आप मुझे, तो 15 प्रश्न कंप्लीट। यहां से जनसंख्या शिक्षा से आप क्या समझते हैं और जनसंख्या शिक्षा के उद्देश्य और आवश्यकता बताइए, 3 कीवर्ड यहां पूछे गए। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 15 प्रश्न वो है जो एग्जाम में आपको मायूस होने से रोक लेंगे। ये वो 15 प्रश्न हैं जो अगर आप तैयारी कर रहे हैं और आप सपना देखते हैं कि 90+% मुझे बनाकर लाना, चाहे कुछ भी हो जाए, और इसी उद्देश्य से आप पूरे साल भर से पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ रहे हो, तो ये प्रश्न आपके सारे कंटेंट को एक साथ लाने में आपकी मदद करेंगे और एग्जाम में 90+ क्रॉस करने में आपकी काफी मदद करने वाले हैं ये प्रश्न। और अगर आप साल भर से नहीं पढ़ पाए हैं, अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा, आपने सब्जेक्ट को खोलकर भी अभी नहीं देखा है, तो मेरे दोस्तों मैं फिर से आप लोगों से बोल रहा हूं, मात्र अभी ये 15 प्रश्न खोल करके एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए। जो लोग मुझे पिछले सालों से, अब 3rd ईयर में है, जो मुझे फर्स्ट ईयर से फॉलो कर रहा है, वो बच्चा बहुत अच्छे से जानता है कि सर के द्वारा जो मॉडल पेपर यहाँ दिया जाता है उसके क्या मायने होते हैं। पिछले साल की अगर बताऊं मैं, 2025 का जो रिजल्ट रहा है यूनिवर्सिटियों का, सभी यूनिवर्सिटी को बोल रहा हूं मैं, बहुत गंदा रिजल्ट गया पिछले साल का, सभी का। लेकिन जो मैंने यहाँ पर मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड किए थे और जिन बच्चों ने पूरी ईमानदारी से मॉडल पेपर को फॉलो किया है, उनके परसेंटेज में आज भी बता सकता हूँ आप लोगों को 70+ आए हैं। बहुत बुरे रिजल्ट के बाद भी, बहुत ही बुरे रिजल्ट के बाद 70+ लेकर आए हैं। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि अगर आपने नहीं भी पढ़ा है ना, तो टेंशन लेने की बजाय आप इन मॉडल पेपर में जो 15 प्रश्न मैंने बताए हैं, उन पर पूरी ईमानदारी से अपने आप को झोंक दीजिए। 2-3 दिन जो भी बचे हैं आप लोगों के पास में, पूरी ईमानदारी से सिर्फ इन प्रश्नों की तैयारी कर लीजिए। एक भी प्रश्न एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से, है ना। वो जो मैंने 70 बताया ना, ये 70 एवरेज बताया है मैंने, पर्टिकुलर नहीं बताया। पर्टिकुलर बताऊंगा ना तो 90 तक मैंने टच करवाया है पिछले 2025 का रिजल्ट। जी हाँ, 90% तक टच करवाया मैंने। बीए का दोस्तों, बीए में 60% बनाने में लोगों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, बीए में नहीं बनते, क्योंकि बहुत सारे, है ना, एक थोड़ा सा ना एक अंधेरा सा रहता है लोगों में, बच्चों में, कि जितनी कॉपी भर के आएंगे उतने अच्छे नंबर आते हैं। तो वो सबसे बड़ा धोखा आप अपने आप को दे रहे हो वहां पर। तो किसी ने बोल दिया कि कॉपी भर लीजिए, याद नहीं है तो जो मन में आए लिख दीजिए, आप हो जाओगे पास, अच्छे नंबर मिलेंगे। तो जो आप नंबर मिलने वाले होते हैं ना, वो भी एवरेज हो जाते हैं। आप इतनी मेहनत करके आते हो तो कोई कोई एग्जामिनर ऐसा बैठता है कि ठीक है यार, चलो इसको पास तो कर दो यार, बड़ी उम्मीदों से इतने इतना सारा लिखा है इसने, पास तो कर दे। तो आप 2, 5, 10 नंबरों से पास तो हो जाते हो, लेकिन अगर कहीं चांसेस होता है अच्छे नंबर आने के, तो वो अच्छे नंबर आने के चांसेस भी वहीं खत्म हो जाते हैं। इसलिए ये गलती कभी मत करना दोस्तों। जितना जो आंसर में क्वेश्चन में पूछा गया है उतना ही लिख करके आना है। वो कॉपी भरती है या नहीं भरती है, कोई जरूरत नहीं है उसकी। जितना पूछा गया है उतना आंसर आप दीजिए, सटीक रूप से दीजिए, सटीक कंटेंट के साथ दीजिए, अच्छा कंटेंट लीजिए, उसमें शामिल कीजिए, आलतू फालतू इधर उधर की बातें मत लिखिए। बहुत अच्छे नंबर आप लोगों को मिलेंगे। और फिर भी डाउट हो आप लोगों को, तो एक वीडियो है मेरा यूट्यूब पर ही पड़ा हुआ है, हाउ टू राइट कॉपी इन बीए एग्जाम, ऐसा टाइप कीजिएगा तो वहां पर मेरा एक क्लासेस आ जाएगी, लगभग 37 मिनट की है। उसको देख लीजिए, आप पूरी तरह समझ जाओगे कि इसमें क्या क्या हमको लिखना होता है, कैसे लिखना होता है, पूरी स्ट्रेटजी वहां पर बताई गई है। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे सामाजिक जनांकिकी वाले विषय के अंतर्गत 10 महत्वपूर्ण लघु उत्तरीय प्रश्नों की। ये वो प्रश्न है जो आपको एग्जाम के लास्ट टाइम में इतना सहारा देंगे ना, कि अगर आपकी गाड़ी लुढ़क रही होगी ना, तो उसको सहारा लगा देंगे और उसको ऊपर की ओर धकेल करके आपको पास तो करवा ही देंगे। जी हाँ, अगर कुछ भी नहीं पढ़ा है, यहाँ बिल्कुल खाली हो, आपने सामाजिक जनांकिकी सब्जेक्ट होता क्या है, ये सोशल डेमोग्राफी वाला विषय होता क्या है, नहीं पता ना,
तो भी अब ये जो 10 प्रश्न दे रहा हूं इनको चंद समय में पढ़कर आप जा सकते हो। चंद समय मतलब 1-2 घंटे का टाइम भी एग्जाम में बचा है ना, तो मात्र इन प्रश्नों को पढ़ लीजिए, प्रश्नों के उत्तरों को अच्छे से तैयारी कर लीजिए, आपका काम हो जाएगा। लेकिन 4-5 दिन का समय है, 2-3 दिन का भी समय है, तो जो 15 प्रश्न मैंने आपको दिए हैं उसकी तैयारी कीजिए, साथ में इन्हीं 10 प्रश्नों की भी तैयारी कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है, जनसंख्या के आंकड़े संकलन की पंजीकरण विधि और नमूना विधि क्या होती है, संक्षेप में समझाइए। प्रश्न पढ़ने में कठिन भले ही लगे, लेकिन उत्तर इसका बहुत आसान है दोस्तों, है ना। चलिए, और मैं प्रश्नों की क्वालिटी को बहुत ज्यादा नॉर्मल इसलिए नहीं करता हूं, आप लोगों को कमेंट भी आती है सर इसको आप आसान करके भी लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकता हूं, पर प्रश्न को आसान करने का क्या फायदा, क्योंकि एग्जाम में जब आप पढ़ोगे ना तो वहां प्रश्न कठिन भाषा में मिलेगा, तो फिर मतलब क्या है इसको आसान करने का, आसान करना ही है तो उत्तर को आसान करेंगे ना, है ना। चलिए, तो जनसंख्या के आंकड़े संकलित करने के विधि और नमूना, जिसको हम न्यादर्श बोलते हैं, क्या है उसको समझाना है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में जनसंख्या जिसे हम जनांकिकी कहते हैं, इसके अध्ययन का इतिहास बताइए, मतलब उसका विकास किन किन चरणों में हुआ, उस चरणों की, उस स्टेप की हमें बात करनी है। प्रश्न नंबर 3 है, डबल एल, डबलड़े, नाम ही इनका अजीब है, समाजशास्त्री है। डबलड़े का भोजन यानी आहार का जो सिद्धांत इन्होंने दिया है, डबलड़े महोदय ने जो भोजन करने का सिद्धांत दिया है ना, वो क्या है, और साथ में हर्बर्ट स्पेंसर के अनुसार प्रजनन का नियम क्या है, ये दोनों बताने। तो एक ही प्रश्न में आपसे 2 सिद्धांत पूछे गए हैं, एक डबलड़े महोदय का आहार सिद्धांत और हर्बर्ट स्पेंसर का प्रजनन का सिद्धांत, ये 2 सिद्धांत पूछे गए, दोनों सिद्धांत आपको संक्षेप में समझाना है। अगला प्रश्न है, टिप्पणी करने के लिए बोल रहा है, 2 कॉन्सेप्ट आपको दिए गए, एक है सामाजिक केशाकर, है ना, सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत, सामाजिक केशाकर्षण का सिद्धांत, और एक है बढ़ती संपन्नता और सुख का सिद्धांत। ठीक है, दोनों अलग अलग समाजशास्त्रियों के द्वारा दिए गए हैं, तो दोनों सिद्धांतों को पढ़ना आवश्यक है। तो प्रश्न नंबर 3 और 4 को मिला लोगे तो अब 4 सिद्धांत आपके यहां से हो गए हैं, चारों सिद्धांत को आपको अच्छे से पढ़ करके जाना है। प्रश्न नंबर 5 को देखिए, लेविस्टीन, लेविस्टीन का जनसंख्या कैसे बढ़, लेविस्टीन के विचार है जनसंख्या बढ़ने पर, क्या विचार है उनके ना। तो लिविस्टीन ने जनसंख्या कैसे बढ़ती है इस बारे में क्या कहा है, तो जनसंख्या की वृद्धि पर लिविस्टीन के विचार लिखिए, और उन्होंने जनसंख्या वृद्धि के कितने चरण बताए हैं, कि जनसंख्या वृद्धि कितने चरणों में होती है, ये आपको यहां पर बताना है। प्रश्न नंबर 6 है, आर्थिक स्तर प्रजननता को कैसे प्रभावित करता है, जी हाँ, आर्थिक स्तर। और प्रश्न नंबर 7 है, अस्वस्थता का अर्थ क्या होता है और इसको मापने की विधि क्या होती है, अर्थ और विधि। प्रश्न नंबर 8 है, भारत में जनगणना के इतिहास की विवेचना कीजिए, जनगणना का इतिहास क्या रहा है, मतलब उसका धीरे धीरे जो विकास हुआ जनगणना का। 9 है, भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर कितने लोग रहते हैं, ठीक है ना। साथ ही भारत में साक्षरता की स्थिति क्या है, 2 टर्म आप लोगों से यहां पूछी गई है। प्रश्न नंबर 10 और आखिरी का प्रश्न है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कितना सफल रहा, परिवार नियोजन कार्यक्रम कितना सफल रहा और असफल होने के पीछे क्या कारण है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो 15 प्रश्न दीर्घ प्रकृति के और 10 प्रश्न लघु प्रकृति के, कुल मिलाकर के आपको मैंने 25 क्वेश्चन यहाँ पर देने की कोशिश की है। अब कोशिश क्यों क्यों बोला मैंने, वो इसलिए बोला 15 + 10, 15 + 10 = 25 क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं यहाँ पर। अभी मैंने कोशिश का इसलिए बोला है क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बीच में ही क्लास को छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ईमानदारी से क्लास के एंड तक टिके हुए हैं, और यही ईमानदारी दर्शाती है कि आप एग्जाम को लेकर के सीरियस हो, जो कि आपको होना भी चाहिए। तो अब अगर आप सीरियस हैं, अब इन 25 क्वेश्चनों के आंसर को लेकर अगर आपके दिमाग में टेंशन है, तो देखिए दोस्तों, 2 तरीके आपके पास है। एक तो आप सेल्फ स्टडी करके, सेल्फ एनालाइज करके और इनके आंसर निकाल लीजिए, और नहीं निकाल पा रहे, समय नहीं है या कुछ और रीजन है, जॉब करते हैं, गृहिणी है, टाइम नहीं है, तो दोस्तों मेरी टीम के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर यानी कि आंसर शीट इसकी तैयार करवा दी गई। मेरे मार्गदर्शन में पूरी कंप्लीट आंसर शीट तैयार हो चुकी है। आप में से जिन छात्रों को भी लेना चाहते हैं वो बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक छोटी सी कंडीशन होती है, यहाँ पर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होता है। अगर आप एक सब्जेक्ट यानी कि अगर सिर्फ इसी सोशोलॉजी वाले सब्जेक्ट के लिए का नोट्स लेना चाहते हैं आंसर शीट, तो 99 रुपए का सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है जो पे करके आपको सब्सक्रिप्शन मिलता है, जिसमें एक सब्जेक्ट की नोट्स आपको मिल जाती है, किसी भी एक सब्जेक्ट की आप लोग ले सकते हैं। लेकिन आप चाहते हैं कि आपको मेन जो आपके ऑल सब्जेक्ट हैं, मेन सब्जेक्ट, मेन जैसे मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव और वोकेशनल, इन 5 सब्जेक्ट यानी कि 2 मेजर में, एक ओपन इलेक्टिव, एक वोकेशनल, ठीक है, और एक होगा आपका माइनर, ठीक है ना। तो इसे टोटल 5 विषय हो जाते हैं।
5 सब्जेक्ट की अगर आप नोट्स लेना चाहते हैं तो 249, इसमें आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट लेने में, ऑल सब्जेक्ट में 50% का डिस्काउंट मिल जाता है। इसमें ऑल सब्जेक्ट पे 249 रुपए का सब्सक्रिप्शन पे अमाउंट होता है। ठीक है ना, तो दो प्लान होते हैं, 99 और 249, जो भी आप लेना चाहे ले सकते हैं। इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के जो नंबर दिए गए इस नंबर पर सेंड कर दीजिए, तो आपको कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं रहेगी, हमारी टीम के द्वारा आपको स्पष्ट समझा दिया जाएगा। अब इसके अलावा अगर आप फाउंडेशन की नोट्स भी लेना चाहते हैं, फाउंडेशन की, तो मेरे दोस्तों देखिए, फाउंडेशन में चारों सब्जेक्ट हिंदी, इंग्लिश, व्यक्तित्व विकास और डिजिटल जागरूकता, चारों सब्जेक्ट की अलग अलग पीडीएफ नोट्स मिलेगी आपको। इसके लिए 149 का सब्सक्रिप्शन पे करना होता है, 149 का ना सब्सक्रिप्शन प्लान होता है। तो जो भी आप लेना चाहें, वो सभी को एक साथ लेना चाहते हैं तो फिर 398 रुपये पे करके, और आप एक जो है एक मेजर सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट, जो भी आपके सिलेबस में जितने भी सब्जेक्ट है, सारे सब्जेक्ट की आईएमपी नोट्स आपको मिल जाती है। प्रोसेस सेम रहेगी, नंबर सेम दिए गए हैं, पेज का स्क्रीनशॉट ले और इस नंबर पर सेंड कर दे, आपको सारी प्रोसेस समझा दी जाएगी। इसी के साथ में हमारी आज की क्लास होती है कंप्लीट। जिन दोस्तों को भी कोई इश्यू हो या कुछ सजेशन देना हो या फिर कुछ भी प्रॉब्लम हो स्टडी को लेकर के, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सेशन को लाइक करे बिना आपको जाना नहीं है, आप सभी जानते हैं। लाइक पहले कर दीजिए, उसके बाद में अगर आप नए हैं, पहली बार चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशन मॉडल पेपर के आप तक पहुंचते रहे। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।